जय भारत, नमो बुद्धाय। आज हम जनगणना 2021 जो होने जा रही है उसके बारे में विस्तार सहित चर्चा करेंगे, समझेंगे कि ये जनगणना क्या है और अगर इसमें हमने लापरवाही थी तो हमको इसका क्या क्या नुकसान हो सकता है। थोड़ी ये वीडियो लंबी हो जाएगी और आप इसको ज़रूर देखना और समझना कि जनगणना का हमारे ऊपर क्या प्रभाव पड़ता है। हम शुरू करते हैं। जनगणना, भोजन, समाज और धर्म। जनगणना का इतिहास और महत्व। जनगणना अथवा मर्दमशुमारी, जिसको अंग्रेजी में सेंसस कहा जाता है, भारत में इसका इतिहास लगभग 150 साल का है। 1872 ईस्वी में पहली बार ब्रिटिश हुकूमत ने भारत में जनगणना करवाई थी। भारत में संविधान लागू होने के बाद 2011 तक 7 बार जनगणना हुई थी और अब तक 15 बार जनगणना हो चुकी है। जनगणना शब्द 2 अक्षरों का जोड़ है, जन प्लस गणना। जन प्लस गणना से मिलकर जनगणना बनता है। जन से भाव है लोक और गणना से भाव है गिनना। तो इसका सीधा अर्थ है कई प्रकार से लोगों की गिनती और उनसे संबंधित और जानकारी इकट्ठी करना। जनगणना से इकट्ठी की गई जानकारी केंद्र से राज्य सरकार, अंतर्राष्ट्रीय संस्थाओं एवं और आधारों में सामाजिक और आर्थिक प्रोग्राम लाने के लिए सहायक होती है। सरकार द्वारा बनाए जाने वाले 5 सालों में तथा और अदर योजनाओं में लागू करवाने के लिए जनगणना के आंकड़े बहुत ही महत्वपूर्ण होते हैं। सरकार के अनुसार जनगणना के लिए जो नारा दिया गया है वह है हमारी जनगणना हमारा भविष्य। हमारी जनगणना हमारा भविष्य, जिससे सहज ही हम इस बात का अंदाज़ा लगा सकते हैं कि जनगणना की हमारी ज़िंदगी में क्या महत्ता है, क्या वैल्यू है। जनगणना में जो आंकड़े इकट्ठे किए जाते हैं सिर्फ वह ही भरोसे योग्य और मान्य योग्य होते हैं। देश की सरकारें, अदालतें, सांसद, विधानसभाएं, विधान परिषदाएं, महकमों में, ट्रिब्यूनलों में ये ही आंकड़े मानने योग्य होते हैं। कोई भी इंसान तथा अदारा इनसे मुकर नहीं सकता। जनगणना का मौजूदा कानून रूप अब जानते हैं। भारत में जनगणना करवाने का अधिकार केंद्र सरकार के पास ही है। केंद्रीय गृह मंत्रालय के अधीन आते रजिस्ट्रार जनरल और सेंसस कमिश्नर भारत की तरफ से जनगणना का काम करवाया जाता है। रजिस्ट्रार जनरल को ही सेंसस कमिश्नर कहा जाता है। रजिस्ट्रार जनरल को ही सेंसस कमिश्नर कहा जाता है और वह जनगणना के लिए जिम्मेवार और कानूनी अथॉरिटी होता है। भारत में इस समय जनगणना के कानून रूप के लिए जनगणना एक्ट 1948 1948, द सेंसस एक्ट 1948 और जनगणना रूल्स 1990, द सेंसस रूल्स 1990 लागू है और इनमें दिए दिशा निर्देशों के तहत ही देश में जनगणना करवाई जाती है। जनगणना एक एक्ट की धारा 3 मुताबिक केंद्र सरकार कभी भी पूरे देश अथवा देश के किसी भी हिस्से में जनगणना करवा सकती है, परंतु 1872 से लेकर अब तक सिर्फ 10 सालों के बाद ही इस देश में जनगणना करवाई जाती है। 2021 की जनगणना के लिए केंद्र सरकार की तरफ से 8754.23 करोड़ रुपए मंजूर कर दिए गए हैं। 8,753 करोड़ 23 लाख रुपए मंजूर कर दिए गए हैं। आप देख सकते हैं। मौजूदा स्थिति के अनुसार भारत में जनगणना 2 पड़ाव में की जाती है। पहले पड़ाव में मकान से संबंधित जानकारी इकट्ठी की जाती है, जिसको हाउस लिस्टिंग एंड हाउसिंग सेंसस कहा जाता है, जिसमें मकान का नंबर, मकान में रहने वाले व्यक्तियों की
सूची संख्या, मकान की सुविधाएं, अनुसूचित जाति अथवा अनुसूचित जनजाति के व्यक्तियों से जुड़ी मकानों की गिनती करना आदि शामिल होता है और दूसरे पड़ाव में लोगों से संबंधित जानकारी प्राप्त की जाती है, जिसको पॉपुलेशन इनुमरेशन और एंड पॉपुलेशन सेंसस कहा जाता है, जिसमें लोगों की गिनती, आयु, धर्म, शिक्षा आदि शामिल होते हैं। तिथि 9 जनवरी 2020 से 20 को भारत के एक्ट गजट में प्रकाशित अधिसूचना के अनुसार इस बार जनगणना का पहला पड़ाव 1 अप्रैल 2020 से शुरू होकर 30 सितंबर 2020 तक किया जाना था, जिसमें 31 चीज़ें संबंधी जानकारी इकट्ठी की जानी थी, जिसमें मकान में रहने वाले मेंबरों की संख्या, मकान के घर की फर्श, दीवारों और छत में यूज की गई प्रमुख सामग्री, लाइट और पीने का पानी का प्रमुख स्रोत, टेलीविज़न, इंटरनेट आदि शामिल हैं। पर दुनिया में फैले कोरोना वायरस के कारण और इसके कारण भारत में पड़े बुरे प्रभाव के कारण मार्च महीने से शुरू हुई तालाबंदी के कारण जनगणना का काम शुरू नहीं हो पाया और उसके शुरू होने के बारे में अभी तक कोई जानकारी उपलब्ध नहीं हो पाई है। मौजूदा स्थिति के अनुसार जनगणना का दूसरा पड़ाव पहले पड़ाव के ख़त्म होने के बाद तकरीबन 6 से 8 महीने के अंदर अंदर शुरू होना होता है। इस बार एक पत्र की जानकारी के मुताबिक जनगणना का काम फरवरी-मार्च 2021 में किया जाना था, पर भारत में कोरोना वायरस के प्रभाव के चलते इसके टाइम में तब्दीली होनी लाजमी है। जनगणना में पूछे जाने वाले सवालों की जानकारी संबंधी अधिकार। जनगणना एक्ट 1948 की धारा 8 और जनगणना रूल्स 1990 की धारा 6 के मुताबिक केंद्र सरकार के पास ये अधिकार राखवा है कि वह जनगणना के दौरान कौन से सवाल पूछेगी। इस बार केंद्र सरकार की तरफ से जनगणना में जो सवाल पूछे जाने हैं उसके तहत मीटिंग 9-10 अप्रैल 2019 को एक डाटा यूजर्स कॉन्फ्रेंस, जिसको DUC कहा जाता है, का प्रबंध किया गया था। 2011 में हुई जनगणना के आंकड़ों के मुताबिक सरना धर्म जिसके धर्म का कोड नंबर 701146 है की गिनती 49,57,467 थी, जो कि जैन धर्म से 5,05,714 से ज़्यादा है। पर फिर भी सरना धर्म को फॉर्म में दर्ज प्रमुख धर्मों में शामिल नहीं किया जाता है, जो इस बात का प्रमाण है कि केंद्र सरकार की मर्जी है कि वह जनगणना में जो चाहे वह ढंग तरीके अपना सकती है। पहला पड़ाव सेंसस का पहला पड़ाव भाव हाउस लिस्टिंग एंड हाउसिंग सेंसस और SC/ST वर्ग। मौजूदा स्थिति के मुताबिक जनगणना के पहले पड़ाव में जब मकान संबंधी जानकारी इकट्ठी की जाती है तो देश में अनुसूचित जाति और जनजाति के मकानों की पहचान करने के लिए और उनके हालातों की जानकारी प्राप्त करने के लिए फार्म में एक खास खाना बना होता है, जिससे पता चलता है कि कौन सा और कितने मकान अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति से संबंधित हैं। साल 2021 में की गई जाने वाली जनगणना के फार्म में ये खाना नंबर 13 में दर्ज था। साल 2021 में की जाने वाली जनगणना में फार्म में ये खाना नंबर 13 में दर्ज है। 2011 की जनगणना में ये खाना लड़ी नंबर 15 में दर्ज था। इन फार्मों के नीचे क्रमवार लड़ी नंबर 13 और 15 से संबंधित एक विशेष कथन होता है, जिसमें लिखा होता है कि अनुसूचित जाति SC के लोग सिर्फ 3 धर्मों में अर्थात बुद्धिस्ट, सिख और हिंदू में ही अपने आप को लिखवा सकते हैं। इसके अलावा किसी और धर्म में वे अपने आप को नहीं लिखवा सकते। इसका मुख्य कारण है संविधान के अनुच्छेद 341 के अनुसार इस देश के राष्ट्रपति द्वारा जो अनुसूचित जातों की लिस्ट जारी की जाती है उसमें हर राज्य में वह जात के नाम दर्ज होते हैं जो भारत के संविधान में अनुसूचित जाति के लिए दर्ज अधिकारों की प्राप्ति के लिए अनुसूचित जातियां मानी जाएंगी। इसको संविधान अनुसूचित जाति आर्डर 1950 कहा जाता है। इसके पैरा नंबर 3 के मुताबिक कोई भी व्यक्ति जो बुद्धिस्ट, सिख और हिंदू धर्म के अलावा किसी और धर्म को मानता है उसको अनुसूचित जाति का व्यक्ति नहीं माना जाता।
इसके पैरा नंबर 3 के मुताबिक कोई भी व्यक्ति जो बुद्धिस्ट, सिख और हिंदू धर्म के अलावा किसी और धर्म को मानता है उसको अनुसूचित जाति का व्यक्ति नहीं माना जाता। 1950 के आर्डर भारत में 26 राज्यों में लागू है। 1950 के आर्डर भारत में 26 राज्यों में लागू हैं। बाकी सभी और राज्यों में और केंद्र शासित राज्यों में इस किस्म के आर्डर लागू हैं जिनमें अनुसूचित जाति वर्ग के धर्म संबंधी शब्दावली एक है। भारत का संविधान इस देश का सर्वोच्च कानून है। इसमें जो लिखा है उसके विरोध में कोई भी कानून नहीं बनाया जा सकता और ना ही किसी भी अदारे की तरफ से भारत के संविधान की आलोचना की जा सकती है। इसके लिए संवैधानिक उपबंध की पालना जनगणना में की जाती है और होनी भी लाजमी है। जनगणना के फॉर्म 2011 और 2021 यूजर मैनुअल 2011 में एक और महत्वपूर्ण कथन दिया है जिसमें ये लिखा कि अनुसूचित जनजाति एसटी वर्ग के लोग किसी भी धर्म में अपना आप को लिखवा सकते हैं। एसटी वर्ग के लोग किसी भी धर्म में अपने आप को लिखवा सकते हैं। उनके ऊपर किसी खास धर्म में अपने आप को लिखवाने की कोई कानूनी बंदिश और जोर जबरदस्ती नहीं होगी। बाकी जो शेड्यूल कास्ट में आते हैं वे अपने आप को हिंदू, सिख और बौद्धिस्ट धर्म में ही लिखवा सकते हैं, किसी और धर्म में अपने आप को नहीं लिखवा सकते। और जो एसटी में आते हैं वे किसी भी धर्म में अपने आप को लिखवा सकते हैं। उनके ऊपर किसी खास धर्म में अपने आप को लिखवाने की कोई कानूनी बंदिश और जोर जबरदस्ती नहीं है। उपरोक्त उपबंधों से यह साबित होता है कि मौजूदा कानून के अनुसार अनुसूचित जाति को मिलने वाले अधिकार उनकी धार्मिक पहचान के साथ बंधे हुए हैं और इस समय के उपबंधों के अनुसार इनको एक दूसरे से दूर नहीं किया जा सकता। अगर कोई अनुसूचित जाति का व्यक्ति अनुसूचित जात होने का फ़ायदा लेता है, भाव की अनुसूचित जाति का सर्टिफिकेट बनाता है और अपना धर्म बुद्धिस्ट, सिख और हिंदू के अलावा कोई और लिखवाता है तो वह गैर संवैधानिक है और जनगणना 1948 के अनुसार वह गलत जानकारी देने के लिए तरह तरह के एक्ट के तहत दोषी भी है। एक बार फिर पढ़ें। उपरोक्त उपबंधों से यह साबित होता है कि मौजूदा कानून के अनुसार अनुसूचित जाति को मिलने वाले अधिकार उनकी धार्मिक पहचान के साथ बंधे हुए हैं और इस समय के उपबंधों के अनुसार इनके एक दूसरे से दूर नहीं किया जा सकता। अगर कोई अनुसूचित जाति का व्यक्ति अनुसूचित जात होने का फ़ायदा लेता है, बाकी अनुसूचित जाति का सर्टिफिकेट बनाता है और अपने धर्म को बुद्धिस्ट, सिख और हिंदू के अलावा कोई और धर्म लिखवा लेता है तो वह गैर संवैधानिक हो जाता है और जनगणना 1948 के अनुसार वह गलत जानकारी देने के लिए तरह तरह के एक्टों में दोषी भी हो सकता है। अभी शुरू होता है दूसरा पड़ाव अथवा पॉपुलेशन इन्यूमरेशंस एंड पॉपुलेशन सेंसस और दूसरे धर्मों की गिनती का मापदंड। अब दूसरा पड़ाव उसको समझते हैं। मौजूदा स्थिति के अनुसार दूसरे पड़ाव में जो जानकारी इकट्ठी की जाती है वह बहुत ही महत्वपूर्ण होती है। हमको ये जानकारी देने वाले और जनगणना फार्म भरने वाले अफसर की तरफ से फार्म भरते समय खास ध्यान रखना चाहिए। मौजूदा स्थिति के अनुसार दूसरे पड़ाव में जो जानकारी इकट्ठी की जाती है वह बहुत ही महत्वपूर्ण होती है। हमको ये जानकारी देने वाले और जनगणना फार्म भरने वाले अफसर की तरफ से फार्म भरते समय खास ध्यान रखना चाहिए। भारत के संविधान में अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति के लिए आज कुछ खास बातों की पूर्ति करने के लिए इन वर्गों की गिनती का पता किया जाना लाजमी है और यह काम जनगणना के माध्यम के फार्म में एक खास खाना बनाकर किया जाता है। जनगणना 2011 में फार्म में ये खाना लड़ी नंबर 8 में दर्ज है और इस फार्म के नीचे 3 धर्मों संबंधी विशेष कथन भी दर्ज हैं जो सभी पाठकों को देखने के लिए जरूरी हैं। अगर कोई अनुसूचित जाति के लोग के द्वारा धर्म लिखवाते समय सावधानी न की गई और इन कानूनी दस्तावेजों की महत्ता न समझी तो इस वर्ग के लोगों को संविधान में दर्ज अधिकारों से वंचित भी होना पड़ सकता है कि वह शेड्यूल कास्ट नहीं रहेंगे। जनगणना के फार्म में धर्म का खाना अनुसूचित जाति और जनजाति वर्ग के खाने से पहले आता है। जनगणना के फार्म में धर्म का खाना अनुसूचित जाति और जनजाति वर्ग के खाने से पहले आता है। अनुसूचित जाति और जनजाति के लिए विशेष अधिकार गवर्नमेंट एक्ट 1935 में दर्ज हुए थे और उसके बाद सिर्फ 1945 की जनगणना में ब्रिटिश सरकार के अधीन हुई जनगणना इसमें जात और वर्ग की गिनती करवाने का खाना धर्म के खाने से पहले बनाया गया था। पर भारत के आज़ाद होने के बाद
1951 की जनगणना से लेकर आज तक मनुवादी सरकारों की तरफ से जानबूझकर धर्म पहले और वर्ग बाद में पूछा जाता है, क्योंकि तकनीकी मौक़ों का फ़ायदा लेकर इस वर्ग को नुकसान पहुंचाया जा सके। क्योंकि एक बार अनुसूचित जाति के लोगों ने अपना धर्म उपरोक्त धर्मों के अलावा लिखवाया तो उनकी गिनती अनुसूचित जातियों में नहीं रह जाएगी। इसीलिए अगर अनुसूचित जातियों वर्ग के किसी व्यक्ति ने अपना धर्म 3 धर्मों भाव कि बौद्धिस्ट, सिख और हिंदू से अलग लिखवाया तो उनको अनुसूचित जाति का व्यक्ति लिखा ही नहीं जा सकेगा। इस वर्ग की गिनती अपने आप घटती जाएगी। इसके नतीजे आगे दर्शाए गए हैं। जनगणना में सभी धर्मों के लोगों की गिनती की जाती है। फार्म में 6 प्रमुख धर्म के नाम हैं। ये जो आप लिस्ट देख रहे हैं, ये 2011 में जो फॉर्म था उसके नीचे लिखा गया था, जिसमें हिंदू के लिए 1, मुस्लिम के 2, सिख क्रिश्चियन 3, सिख 4, बुद्धिस्ट 5 और जैन 6 धर्म ही सर्टिफाइड थे। और इधर नोट में दिया गया है SC कैन बी ओनली अमोंग द हिंदू, सिख एंड बुद्धिस्ट। SC कैन बी ओनली अमोंग द हिंदू, सिख्स एंड बुद्धिस्ट। ST कैन बी फ्रॉम एनी रिलीजन। ST किसी भी धर्म को लिख सकता है। सिर्फ जो शेड्यूल कास्ट हैं, SC हैं, वो इन तीनों धर्मों में से किसी एक धर्म को चूज कर सकते हैं, हिंदू, सिख और बुद्धिस्ट। अगर इसके अलावा वह किसी और धर्म को लिखते हैं, कोई भी अदर धर्म में, तो वह SC की गिनती से ख़त्म हो जाते हैं। इस तरह हमारी जो गिनती SC की है वो कम होती है और हमारे जो अधिकार हैं वो ख़त्म हो रहे हैं। सो आप देख सकते हैं हिंदू, मुसलमान, ईसाई, सिख, बुद्धिस्ट और जैन। हर धर्म के आगे उस धर्म का एक अलग कोड नंबर होता है। जैसे आपने देखा है हिंदू के आगे एक। जब कोई व्यक्ति 6 धर्मों में से अपना धर्म लिखवाता है तो लिखने वाला ऑफिसर उसका धर्म और उस धर्म के दिया गया कोड नंबर फॉर्म में भरता है। जब कोई व्यक्ति इन 6 धर्मों के अलावा अपना कोई और धर्म लिखवाता है तो उस व्यक्ति के धर्म के फॉर्म के धर्म वाले खाने में दर्ज करने के लिए धर्म वाले खाने में उस व्यक्ति की तरफ से बताया गया धर्म लिख लिया जाता है, पर उसको कोई भी कोड नंबर नहीं दिया जाता। इस खाने में अलग अलग धर्मों में अपने आप को दर्ज करवाने वाले व्यक्तियों की गिनती और धर्म मतलब अदर रिलीजन में होती है। सो उनकी गिनती अदर रिलीजन और धर्म में हो जाती है, उन 6 धर्मों में नहीं आते। और SC की जो शेड्यूल कास्ट की हमारी जहाँ इस देश में गिनती है वो कम हो जाती है, ख़त्म हो जाती है। इस प्रकार अगर कोई व्यक्ति ये कहता है कि उसका कोई धर्म ही नहीं है तो धर्म वाले खाने में कोई भी धर्म नहीं भाव की नो रिलीजन लिखा जाता है। तो जो ऑफिसर है वो उसके धर्म वाले खाने में नो रिलीजन लिख देता है। जहाँ ये जानना बहुत महत्वपूर्ण है कि इनका कोड नंबर दफ्तर में बनने के लिए जनगणना विभाग 2011 की यूज़र मैनुअल में स्पष्ट लिखा है, बाकी इसका कोड नंबर बाद में दफ्तर में जाकर भरा जाता है। तो इससे ये पता चलता है कि अगर कोई इंसान अपना धर्म अदर में लिखा लेता है या कोई धर्म नहीं लिखाता तो उसका जो कोड नंबर है वो दफ्तर में जाकर भरा जाता है। तो वो उनकी मर्जी होती है वह कौन सा नंबर उसको दें। जनगणना विभाग की 2011 की यूजर मैनुअल में ये स्पष्ट है कि प्रमुख 6 धर्मों के अलावा अगर कोई व्यक्ति अपना कोई और धर्म लिखवाता है तो उसको और धर्म अदर रिलीजन में लिखा जाता है। और 2011 में और धर्म में दर्ज हुए हर धर्म के लोगों की गिनती के आंकड़े विभाग की साइट के ऊपर मौजूद हैं। आप देख सकते हैं 2011 तक हुई जनगणना में सभी धर्मों के आंकड़े। 2011 तक हुई जनगणना में सभी धर्मों के आंकड़े। जनगणना 2011 के तहत भारत देश की कुल आबादी 1,21,08,53,977 थी और पंजाब की कुल आबादी 2,77,43,338 है, जिसमें सभी धर्मों के लोगों की गिनती नीचे लिखे अनुसार है। आप देख सकते हैं धर्म ये 2 साइड इंडिया की है और इधर की 2 साइड पंजाब की है। तो आप देखेंगे हिंदू जो है इंडिया में उनकी गिनती कितनी है 96,62,57,353 और उनकी एवरेज है 79.79%, 79.79%। और पंजाब में हिंदू की जनसंख्या जो है वो है 1,06,78,138।
और उनकी जनसंख्या पंजाब में है 38.48%, 38.48%। इतनी जनसंख्या हिंदुओं की है। ऐसे ही मुस्लिम की जनसंख्या जो है वो 17,22,45,158, ये 14.22% है इंडिया में। और पंजाब में मुसलमान कितने हैं? 5,35,499, 89। और इनकी जनसंख्या एवरेज है 1.93% मुस्लिम की पंजाब में। तो क्रिश्चियन की जनसंख्या देखते हैं। क्रिश्चियन की जनसंख्या पूरे इंडिया में है 2,78,19,588, 2,78,19,588 क्रिश्चियन की जनसंख्या इंडिया में है। और इनका परसेंटेज है 2.29%। और पंजाब में क्रिश्चियन की जनसंख्या है 3,48,230 और इनका परसेंटेज है 1.25%। इसी तरह सिख की जो इंडिया में पॉपुलेशन है वो है 2,08,33,116, इनकी एवरेज है 1.72%। और पंजाब में सिखों की जनसंख्या है 1,60,04,753, इनकी जो एवरेज है वो है 57.68%, 57.68%। तो अभी चलते हैं बुद्धिस्ट की ओर। तो बुद्धिस्ट की जनसंख्या इंडिया में है सिर्फ 84,42,972, 84,42,972, जिनकी एवरेज है 0.69%। और पंजाब में इनकी जनसंख्या है 33,237, जिनकी एवरेज है 0.11%। तो इसी तरह जो छठवां धर्म है जैनी, उनकी इंडिया में जनसंख्या है 44,51,753 और उनकी एवरेज है 0.36%। और इसी तरह उनकी पंजाब में जनसंख्या है 45,040 और उनकी एवरेज जनसंख्या है 0.16%। इसी तरह जिन्होंने अपना इन 6 में से किसी में खाते में धर्म नहीं लिखाया, उन्होंने कोई और धर्म लिखा लिया अपनी मर्जी के हिसाब से या किसी के मगर लग के, तो जो उनके नाम हैं, उनकी गिनती है इस देश में वो है 79,37,734 और उनकी एवरेज है 0.65%। और पंजाब में है 10,886, उनकी एवरेज गिनती है 0.03%। इसी प्रकार कईयों ने अपना धर्म कोई भी नहीं लिखाया, वो बोलते कि हमारा कोई धर्म ही नहीं है, तो उनकी भी गिनती हुई है। तो उनकी गिनती कितनी है इंडिया में? 28,60,303 जो कि 0.23% है और पंजाब में 87,564 जो कि 0.31% है। तो आप देख सकते हैं कि ऐसे ऐसे गिनती जो वेबसाइट में आपकी दर्ज है वो इस प्रकार है। सो उपरोक्त आंकड़ों से साफ है कि जनगणना में धर्म मुताबिक गिनती करने का तरीका बहुत ही सरल है, आसान है और कोई सामान्य बुद्धि वाला व्यक्ति इसको समझ सकता है। अगर कोई वर्ग का व्यक्ति फार्म में दर्ज धर्मों के अलावा अपना कोई और धर्म लिखवाता है तो उसको और धर्म अदर रिलीजन में लिखा जाएगा। और पूरे भारत में और पंजाब में 2011 की जनगणना में और धर्म अदर रिलीजन लिखवाने वालों की जनसंख्या ऊपर दी गई है। 2011 की जनगणना में भारत में और धर्म अदर रिलीजन की गिनती 83 थी और इन 83 धर्मों में पंजाब में 20 धर्म दर्ज हुए थे, जिनके नाम इस प्रकार हैं। 2011 की जनगणना में भारत में और धर्म अदर रिलीजन की गिनती 83 थी और इन 83 धर्मों में पंजाब में 20 धर्म दर्ज हुए थे, जिनके नाम इस प्रकार है। क्या नाम है? आदिवासी, आदि, भील, बौरी, चंगनागा, दोनों, पोलो, सिदोनी, पोलो, गौंड, गौंडी, कटकारी, परदी, सरना, कबीला धर्म, उदादियो, एसी, बहाई, यहूदी, पारसी, डेरा सिरसा, बदीन, निरंकारी,
और नास्तिक। पंजाब में और धर्म अदर रिलीजन लिखवाने वालों में निरंकारी धर्म वालों की गिनती सबसे ज़्यादा थी, जो कि 1143 थी, जिनमें से 571 आदमी और 572 महिलाएं थी। अनुसूचित वर्ग की ओर से 3 धर्मों के अलावा अपना कोई और धर्म लिखवाने का लाभ और हानि। अभी हम समझते हैं अनुसूचित वर्ग की ओर से 3 धर्मों के अलावा अपना कोई और धर्म लिखवाने की क्या लाभ और क्या हानि होती है, इसको जाने। अनुसूचित जातियों के एक बड़े वर्ग को इस बात की जानकारी नहीं है कि मनुवादी लोगों ने इस वर्ग के लोगों को नुकसान पहुंचाने के लिए कितने बड़े पैमाने पर षड्यंत्र किया हुआ है। जनगणना 2011 में पंजाब के अनुसूचित जातियों के लोगों को संविधान और जनगणना के प्रबंधों के अनुसार जो 3 धर्म बताए गए हैं उनसे अलग होकर अपना नया धर्म लिखवाने के लिए कहा गया है और कहा जा रहा है, क्योंकि मनुवादी लोगों को पता है कि अनुसूचित जातियों के लोग अगर अपनी गिनती और धर्म अथवा उक्त तीनों धर्मों से अलग लिखवाएंगे तब ही तकनीकी दाव पेचों में फंसने के कारण अनुसूचित जातियों के लोगों की गिनती कम दर्ज होगी और इनको संविधान के अनुसार मिल रही सुविधाएं, राखवी सीटें, नौकरियों से मुक्त किया जा सकता है। अनुसूचित जातियों के लोग इसलिए भी निशाने में हैं क्योंकि हर 10 साल बाद की जा रही जनगणना के आंकड़ों के अनुसार इस वर्ग की गिनती में बढ़ोतरी दर्ज की जा रही है और संवैधानिक प्रबंध होने के कारण इनकी गिनती के मुताबिक लोकसभा, विधानसभा और पंचायतों में इनके लिए सीटें राखवी रखी जाएंगी। संविधान के अनुच्छेद 330 के अनुसार हर राज्य केंद्रीय शासित प्रदेश के लिए लोकसभा में राखवी कुल सीटों में अनुसूचित जातियों और अनुसूचित जनजातियों के लिए उस राज्य की कुल आबादी में से इन वर्गों की आबादी के अनुपात के अनुसार सीटें राखवी दी जाती है। इस प्रकार अनुच्छेद 332 के अनुसार हर राज्य केंद्र शासित राज्य की विधानसभाओं में उस राज्य की कुल आबादी में से अनुसूचित जातियों और अनुसूचित जनजातियों के लिए इनकी आबादी के अनुपात में कुल सीटों में सीटें राखवी रखी जाती है। संविधान के अनुच्छेद 330 में दर्ज व्याख्या अनुसार अनुच्छेद 330 और 332 में दर्ज अनुसूचित जातियों और अनुसूचित जनजातियों की आबादी वह मानी जाएगी जो आखिरी जनगणना के आंकड़ों में प्रकाशित की गई हो। भाव की अनुसूचित जातियों और अनुसूचित जनजातियों की जितनी गिनती आखिरी जनगणना में दर्ज हुई है उसके अनुपात में इनको लोकसभा, राज्यों और केंद्रीय शासित राज्यों की विधानसभाओं में सीटें राखवी रखी जाएंगी। जनगणना की गिनती पंचायतों के पंच से लेकर जिला परिषदों के चेयरमैन बनाने के लिए सहायक। अभी हम जानते हैं कि जनगणना की गिनती पंचायतों के पंच से लेकर जिला परिषदों के चेयरमैन बनाने के लिए कैसे सहायक होती है। पंजाब पंचायती राज एक्ट 1994 की धारा 11 के अनुसार ग्राम सभा की कुल गिनती में से अनुसूचित जातियों वर्ग की गिनती के अनुपात में इस वर्ग के लिए ग्राम पंचायत में पंचों के लिए सीटें राखवी रखी जाएंगी। पंजाब पंचायत राज एक्ट 1994 की धारा 11 के अनुसार ग्राम सभा की कुल गिनती में से अनुसूचित जातियों वर्ग की गिनती के अनुपात में इस वर्ग के लिए ग्राम पंचायत में पंचों के लिए सीटें राखवी रखी जाएंगी। इस प्रकार धारा 12 के अनुसार जिलों की कुल गिनती में से अनुसूचित जातियों वर्ग के लिए उस जिले में ग्राम पंचायतों के सरपंचों की कुल सीटों में सीटें राखवी रखी जाएंगी। इस प्रकार ही इस एक्ट की धारा 102 के अनुसार हर ब्लॉक समिति में धारा 165 के अनुसार हर जिला परिषद के दायरे की गिनती में से अनुसूचित जातों वर्गों की गिनती के अनुसार में क्रमवार हर ब्लॉक समिति और जिला परिषद में इस वर्ग के लिए सीटें राखवी रखी जाएंगी। इस एक्ट की धारा 106 के मुताबिक जिलों में अनुसूचित जातों की आबादी के अनुपात में जिलों की ब्लॉक समितियों के चेयरमैन और उप चेयरमैन की सीटें इस वर्ग के लिए राखवी होंगी और धारा 169 के अनुसार पंजाब में जिला परिषद के चेयरमैन और उप चेयरमैनों की कुल सीटों में पंजाब में अनुसूचित जातों की आबादी के अनुपात में इस वर्ग के लिए सीटें राखवी होंगी। संविधान के अनुच्छेद 243 डी के मुताबिक पूरे भारत में अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजातियों के लिए पंचायतों के पंचों से लेकर जिला परिषदों के चेयरमैनों तक इनकी आबादी के अनुपात में राखवाकरण के उपबंध हैं, जिनका अनुसरण पंजाब में पंचायती राज एक्ट 1994 के माध्यम से किया जाता है और भारत के दूसरे राज्यों और केंद्रीय शासित राज्यों में भी इसी प्रकार ही उपबंध दर्ज हैं।
अनुसूचित जातियों की आबादी का अनुपात आखिरी जनगणना में दर्ज हुई इन वर्गों की गिनती से लिया जाता है। अनुसूचित जातियों की आबादी का अनुपात आखिरी जनगणना में दर्ज हुई इन वर्गों की गिनती से लिया जाता है। इसके ऊपर अनुच्छेद 330 और 332 की तरह कोई संवैधानिक पाबंदी नहीं है। अभी हम जानते हैं जनगणना के दौरान अनुसूचित जाति के लोगों की तरफ से खास ध्यान देने की जरूरत क्यों है। जनगणना के दौरान अनुसूचित जाति के लोगों की तरफ से खास ध्यान देने की जरूरत क्यों है, अभी ये जाने। भारत के संविधान मुताबिक सिर्फ अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों और पिछड़े वर्ग ओबीसी के लिए सरकारी नौकरियों और शिक्षा के आधारों में सीटें राखवी रखी जाती है, परंतु लोकसभा और विधानसभाओं में सिर्फ अनुसूचित जातियों और अनुसूचित जनजातियों के लिए इन वर्गों की गिनती के अनुपात में सीटें राखवी रखी जाती है। जहां पर यह जानना बहुत महत्वपूर्ण है कि और पिछड़ी जातियां ओबीसी की गिनती सिर्फ 1931 की जनगणना में ब्रिटिश सरकार की तरफ से करवाई गई थी। ये बात बहुत महत्वपूर्ण जाननी जरूरी है कि ओबीसी की गिनती सिर्फ 1931 की जनगणना में ब्रिटिश सरकार की तरफ से करवाई गई थी। उसके बाद आज तक किसी भी सरकार की तरफ से इस वर्ग की गिनती नहीं करवाई गई है। ओबीसी की गिनती आज तक नहीं हुई है। जनगणना 2021 में और पिछड़ी जाति ओबीसी की गिनती करवाने के लिए चाहे कि एनडीए सरकार के गृह मंत्री ने वादा प्रॉमिस किया था, पर अब एनडीए की सरकार इससे मुकरती जा रही है। उसके लिए और पिछड़ी जातियों ओबीसी की गिनती इस जनगणना 2021 में होने की उम्मीद बहुत कम है। अगर सरकार इस बार ये गिनती करवाती है तो उनके धर्म संबंधी सरकार कौन सा फार्मूला अपनाती है, ये सवाल आने वाले समय के हिसाब से बचाने चाहिए। जैसे कि ऊपर लिखा है कि अनुसूचित जनजातियों के लोगों की तरफ से कोई भी धर्म लिखवा लेने से उनकी गिनती और उनके राखवाकरण के ऊपर कोई असर नहीं पड़ता। ऐसे ही और पिछड़ी जाति ओबीसी के लोगों के धर्म और गिनती के बारे में कोई उपबंध संविधान अथवा जनगणना में ना होने के कारण इसके ऊपर कोई टिप्पणी करना अब अर्थहीन होगा। इसलिए सिर्फ अनुसूचित जातियों के धर्म और गिनती के संबंध में संवैधानिक और जनगणना उपबंधों को जानना और उनकी पालना करनी इस वर्ग की संवैधानिक जिम्मेवारी है। तो जो इस वर्ग के लोग जनगणना में कोई गलती ना करें जिसका खामियाजा इस वर्ग की आने वाली पीढ़ी को भुगतना पड़े। एससी वर्ग के लोग इस बार जनगणना में कोई गलती ना करें, अपना धर्म 3 धर्मों में से ही लिखवाएं। अगर उन्होंने इस 3 धर्मों में से अपना धर्म नहीं लिखाया तो उनकी जो गिनती है वो शेड्यूल कास्ट से निकल जाएगी, जिसका खामियाजा उनकी आने वाली पीढ़ियों को भुगतना पड़ेगा। गिनती बहुत कम हो जाएगी। इस तरह भी हो सकता है कि अनुसूचित जातियों के जो लोग अपना धर्म संविधान के मुताबिक नहीं लिख पाएंगे और सरकारी नौकरी लेते समय अगर वह अनुसूचित जाति का लाभ लेना चाहते हैं, भाव की राखवाकरण का फ़ायदा लेना चाहते हैं, तो सरकार उनको अनुसूचित जातियों का व्यक्ति नहीं मानेगी। ये इसलिए भी संभव है क्योंकि आधार कार्ड अब भारत में हर जगह यूज़ किया जाता है और इस काम के लिए ये मनोवादी सरकारों के लिए सहायक भी सिद्ध हो सकता है। ये भी बहुत जरूर गौर करने वाली बात है कि अगर अनुसूचित जातियों के जो लोग अपना धर्म संविधान के मुताबिक 3 धर्मों में नहीं लिखाते, वह सरकारी नौकरी लेते समय अगर वह अनुसूचित जाति का लाभ लेना चाहते हैं, भाव की राखवाकरण का फ़ायदा लेना चाहते हैं, तो सरकार उनको अनुसूचित जाति का व्यक्ति नहीं मानेगी क्योंकि उन्होंने जनगणना में अपना धर्म और कोई लिखवा दिया था। अदर धर्म वो इन 3 धर्मों में ऐसी नहीं आता, जो इसलिए भी संभव है क्योंकि आधार कार्ड अब भारत में हर जगह यूज़ किया जाता है। आधार कार्ड से पता चल जाएगा। तो आगे पढ़ते हैं। संविधान के अनुसार अनुसूचित जातों और जनजातियों के लोगों के संबंध में जनगणना की भूमिका। संविधान के अनुसार अनुसूचित जातों और जनजातियों के लोगों के संबंध में जनगणना की भूमिका। भारत के संविधान के अनुच्छेद 82 और 170 के अनुसार हर जनगणना के बाद क्रमवार लोकसभा, राज्य और केंद्रीय शासित राज्यों की विधानसभाओं की सीटों में फेरबदल किए जाने के बारे में लिखा है। और अनुच्छेद 330 और 332 के अनुसार अनुसूचित जातियों और अनुसूचित जनजातियों की गिनती के मुताबिक फेरबदल करने के बारे पहल का जिक्र किया जा चुका है। संसद के अनुच्छेद 82 के अनुसार ये काम कानून बनाकर करना था। संसद के अनुच्छेद 82 के अनुसार ये काम कानून बनाकर करना था और इस कानून को डिलिमिटेशन एक्ट कहा जाता है और ये 2011 की जनगणना तक 7 बार किया जाना था। ये 2011 की जनगणना तक 7 बार किया जाना था, पर केंद्र में रही मनोवादी सरकारों को अनुसूचित जातियों और जनजातियों के विरोधी होने के कारण ये सिर्फ 4 बार ही बनाया गया है।
केंद्र सरकार ने 1951 से 1971 की जनगणना तक तो डिलिमिटेशन एक्ट बनाकर लोकसभा और राज्य विधानसभाओं में फेरबदल किया और अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजातियों के अनुपात में उनके लिए सीटें राखवी रखी, पर 1976 में की गई संवैधानिक शोध के जरिए इस प्राधिकरण को 2001 तक के लिए टाल दिया गया और उसको संवैधानिक पाबंदी का नाम दे दिया गया। उक्त पाबंदी के चलते पहले तो इसको 2001 और अब इसको 2026 के बाद होने वाली जनगणना भाव की 2031 तक टाल दिया गया है। इसका मतलब ये है कि अनुसूचित जातियों और अनुसूचित जनजातियों की गिनती में चाहे कितना बड़ा बदलाव जनगणना में दर्ज हो जाए, पर उनकी गिनती के अनुपात में लोकसभा और राज्य विधानसभाओं में सीटों की गिनती की समीक्षा 2031 की जनगणना के आंकड़े आने के बाद ही की जाएगी। इस तरह करने का एक बड़ा कारण ये भी है कि अनुसूचित जातियों और जनजातियों की गिनती में बढ़ोतरी और उनके मेंबरों की गिनती का लोकसभा और राज्य विधानसभा में बढ़ना मजबूत होना है। इस तरह करने का एक बड़ा कारण ये भी है कि अनुसूचित जातियों और जनजातियों की गिनती में बढ़ोतरी और उनके मेंबरों की गिनती का लोकसभा और राज्य विधानसभाओं में बढ़ना है। आखिरी के 2 डिलिमिटेशन एक्ट लागू होने से पहले और बाद में जो आंकड़े इकट्ठे हुए हैं से ये बात साफ ज़ाहिर होती है कि मनुवादी सरकारों की नीयत अनुसूचित जातियों और अनुसूचित जनजातियों के प्रति ठीक नहीं है। मनुवादी सरकारों की नीयत अनुसूचित जातियों और अनुसूचित जनजातियों के प्रति ठीक नहीं है और वह इन वर्गों में भ्रम पैदा करके इन वर्गों द्वारा प्राप्त किए अधिकारों से इनको सदा के लिए वंचित करना चाहती हैं। अभी देखते हैं कैसे। भाग का जनगणना के बाद न्यू डिलिमिटेशन आर्डर के लागू होने के पहले लोकसभा और राज्य विधानसभाओं की सीटें संबंधी आंकड़े नीचे लिखे अनुसार है। जो लोकसभा और राज्यसभा की सीटें हैं, जब न्यू डिलिमिटेशन ऑर्डर हुआ था उसके पहले की अभी रिपोर्ट हम देखते हैं कि क्या रिपोर्ट थी। जनगणना का साल 1971 और 2001 डिलिमिटेशन हुई। उस समय क्या था, लोकसभा में कुल सीटें 522 और 542 और 2001 में 543। लोकसभा में अनुसूचित जाति की सीटें 77 और 2001 में 89 लोकसभा की कुल सीटें। लोकसभा में अनुसूचित जनजाति की सीटें 41 और 2001 में भी 41। अभी भारत के अंदर कुल एमएलए की भारत के अंदर कितनी सीटें हैं, तो 1971 में 3771 और 2001 में 4109 एमएलए की भारत के अंदर सीटें। भारत में अनुसूचित जाति के लिए एमएलए की राखवी सीटें। अब भारत में जो एससी के लोग हैं उनको एमएलए की कितनी सीटें राखवी मिलती हैं, तो 1971 में 516 और 2001 में 570। इसी तरह भारत में अनुसूचित जनजाति के लिए एमएलए की सीटें अनुसूचित जनजाति के लिए 317 और 532। तो पंजाब की बात करते हैं। पंजाब में क्या है, 1971 में और 2001 में पंजाब की कुल लोकसभा एमपी की सीटें 1971 में 13 थी और 2001 में भी 13 ही। पंजाब के अंदर अनुसूचित जातियों के लिए लोकसभा के लिए राखवी सीटें कितनी थी, 3 और 2001 में भी 3 ही रही। पंजाब के अंदर विधानसभा एमएलए की कुल सीटें 1971 से पहले 104 थी और 2001 से 117। पंजाब के अंदर अनुसूचित जातियों के लिए विधानसभा में एमएलए की राखवी सीटें 1971 से पहले 23 थी और 2001 से 29 हो गई, 117 में से 29। तो अभी हम क्या देखते हैं, ये भाग कौन सा है, भाग का के खाना नंबर 2 में दर्शाए आंकड़े 1/1974 तक चल रही लोकसभा और राज्य विधानसभाओं के हैं। इस प्रकार भाग का खाना नंबर 3 जो 1971 में दिए गए आंकड़े 1976 की डिलिमिटेशन आर्डर के मुताबिक 2004 में बनी लोकसभा और समय समय पर हुई शोध के आर्डर मुताबिक बनी राज्य विधानसभाओं के हैं। इस प्रकार ये आंकड़े लिए गए हैं। तो अभी हम देखते हैं कि जब ये न्यू डिलिमिटेशन आर्डर लागू हो गया उसके बाद क्या हुआ। जनगणना के बाद न्यू डिलिमिटेशन आर्डर के लागू होने के बाद लोकसभा और राज्य विधानसभा में सीटों संबंधी आंकड़े नीचे लिखे अनुसार हैं। अभी लागू होने के बाद
जनगणना का साल 1971, जो पहला आंकड़ा है ये पहले का है जब लागू होने से पहले, और जो 3 नंबर हैं वो लागू होने के बाद। इसी तरह 2001 में जो 4 नंबर है वो पहले का है, और 5 नंबर जो है 2001 के डिलिमिटेशन लेयर ऑर्डर लागू होने के बाद का है। इसको समझिए। लोकसभा की कुल सीटें 542, ऊपर गलत लिख के दिया था 542, और 1971 में 542 रही, 2001 में 543 और 543 रही। लोकसभा में अनुसूचित जाति की सीटें, अभी अनुसूचित जाति की सीटें देखें, 1971 में जब डिलिमिटेशन लागू नहीं हुआ था 77 थी, और डिलिमिटेशन लागू होने के बाद एक सीट का लाभ हो गया 78 हो गई। इसी प्रकार डिलिमिटेशन से पहले 2001 में 89 थी, और जब डिलिमिटेशन ऑर्डर लागू हो गया तो 84 हो गई। 5 सीटों का लाभ हो गया लोकसभा में अनुसूचित जाति की सीटों के में। हमारी गिनती के मुताबिक हमें 5 सीटें ज़्यादा मिल गई। तो लोकसभा में अनुसूचित जनजाति की सीटें तो वो भी देखते हैं कि पहले 41 थी, 3 कम हो गई, 38 रह गई। जब लेयर लागू हुई, डिलिमिटेशन ऑर्डर लागू हुआ, तो उनकी सीटें जो थी 3 कम हो गई। तो इधर 2001 में देखते हैं 41 थी और से 47 हो गई। जब दूसरी हुई तो 6 सीटों का लाभ हो गया। भारत के अंदर कुल एमएलए की सीटें, अभी देखते हैं कि भारत में एमएलए की सीटों में कितना फ़ायदा। जो 1971 में पहले थी 3771, और जब डिलिमिटेशन लेयर एक्ट लागू हो गया तो 3997 हो गई। और 2001 में जब डिलिमिटेशन ऑर्डर लागू नहीं था तो 4109 थी, और लागू होने के बाद 4120 हो गई, बढ़ गई। तो इसमें हमको क्या, अनुसूचित जनजाति और अनुसूचित जाति को क्या फ़ायदा हुआ। 1971 में पहले 516 थी, 1971 के बाद 24 सीटों का लाभ हो गया, 540 हो गई। इसी तरह 2001 से पहले 570 थी जब ऑर्डर लागू नहीं था, और उसके बाद ऑर्डर लागू होने के बाद 614 हो गई। 44 सीटों का लाभ जहां पर हो गया जनगणना के बाद। इसी प्रकार भारत में अनुसूचित जनजाति के लिए एमएलए की सीटें 317 वो कम हो गई, 35 सीटों की हानि हो गई, उनको 282 रह गई। और ऐसी प्रकार उनकी 532 थी 2001 में, और डिलिमिटेशन ऑर्डर लागू होने के बाद 553 हो गई, 22 सीटों का लाभ उनको हो गया। तो इसी प्रकार पंजाब में देखते हैं, पंजाब की कुल लोकसभा सीटें 13 ही हैं। पंजाब के अंदर अनुसूचित जातियों के लिए लोकसभा के लिए राखवी सीटें अभी क्या है, 1971 में 3 थी, 1971 डिलिमिटेशन लेयर लागू होने के बाद भी 3 रह गई। 2001 में पहले 3 थी, और डिलिमिटेशन एक्ट लागू होने के बाद 1 सीट का लाभ हमको मिला गया। अनुसूचित जाति के लोगों को 1 सीट का लाभ मिला, उनको 1 सीट और आरक्षित मिल गई, राखवी मिल गई। इसी प्रकार एमएलए की संख्या 104, 117, 117, 117 ऐसे। तो कितनी सीटें मिली पंजाब के अंदर अनुसूचित जनजातियों के लोगों को? उनकी 23 थी पहले, उनको 29 हो गई। जब 29 थी तो 2001 में जब डिलिमिटेशन एक्ट लागू हुआ तो 34 हो गई, 5 सीटों का और लाभ हो गया। तो ऐसे जनगणना का लोकसभा और विधानसभाओं की सीटों में लाभ और नुकसान भी होता है, इसको जरा गौर से देखना। अभी हम क्या देखते हैं, खाना नंबर 2 में दर्शाए आंकड़े 1-1-74 तक चल रही लोकसभा और राज्य विधानसभाओं के हैं, और भाग नंबर 3 में दर्शाए आंकड़े 1971 में हुई जनगणना के आंकड़े आने के बाद बने नए डिलिमिटेशन एक्ट और उसके आर्डर के हैं। इस प्रकार खाना नंबर 4 में दिए गए आंकड़े 1976 की डिलिमिटेशन आर्डर के मुताबिक 2004 में बनी लोकसभा और समय समय पर हुई शोध के अनुसार आर्डर मुताबिक बनी राज्यसभाओं के हैं, और खाना नंबर 5 में दिए गए आंकड़े 2001 में हुई जनगणना के आंकड़े आने के बाद बने नई डिलिमिटेशन एक्ट और उसके आर्डर 2008 के लागू होने के बाद के हैं। अभी क्या देखें, अलग अलग समय हुई जनगणना संबंधी आंकड़े आने के उपरांत SC/ST वर्ग को हुए फायदे और नुकसान। अलग अलग समय हुई जनगणना संबंधी आंकड़े आने के उपरांत SC/ST वर्ग को हुए फायदे और नुकसान। अभी जानते हैं
उपरोक्त जानकारी से पता चलता है कि कैसे समय समय पर हुई जनगणना में अनुसूचित जातियों और अनुसूचित जनजातियों की गिनती बढ़ने के कारण इन वर्गों को कितना फायदा हुआ है और लोकसभा और विधानसभा में इन वर्गों के मेंबरों की गिनती ज़्यादा हुई है। ये भी संभव है कि अगर अनुसूचित जातियों की गिनती कम होती है तो सरकार पहले ही संविधान में शोध करके इनकी गिनती के मुताबिक लोकसभा और विधानसभा में इनकी सीटें कम कर देती और नौकरियों में और शिक्षा में मिल रहे प्रतिनिधित्व को ये कहकर बंद कर देती कि इन वर्गों की गिनती मुताबिक इनको नौकरियां और शिक्षा अधिकारियों में पूरी प्रतिनिधित्व मिली है अथवा उससे ज़्यादा है। जिस तरह जुलाई 2019 में संसद में केंद्र सरकार के मंत्री जितेंद्र सिंह ने ये कहा है कि अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजातियों के लोगों की केंद्र सरकार में नौकरियों में गिनती इनकी गिनती के अनुपात से ज़्यादा है, इस समय धर्म के संबंधित मसले को लेकर जहां पर पंजाब का जिक्र करना बनता है, जहां अनुसूचित जाति का मनोवादी सरकारों के द्वारा कौड़ी राजनीति के तहत नुकसान किया जा रहा है, राष्ट्रीय और पंजाब अनुसूचित जातियों कमीशन अनुसूचित जाति के संसद और विधानसभाओं के मेंबर चुपचाप बैठकर समाज विरोधी साजिश का हिस्सा बन रहे हैं अथवा हिस्सा हैं। कम से कम जिनको जनगणना के आधार से मिली सीटों से जीत के लोकसभा और विधानसभा में जाने का मौका मिला है, उनको अनुसूचित जातियों वर्ग को जनगणना के कारण हो रहे फायदे और जनगणना में की गई गलती के नतीजों के बारे में लोगों को सूचित करना चाहिए, पर उनकी नासमझी या फिर इस वर्ग के विरोधियों का सहयोगी होने का hunगारा बढ़ा रहे हैं। जो जीत के चले गए हैं उनका ये काम बनता था कि अपने समाज के लोगों को जनगणना की जानकारी दें, पर वे जानकारी नहीं देते, वे उनके साथ मिल चुके हैं, तो उनका हमारे समाज को बहुत बड़ा नुकसान हो रहा है। जनगणना के आंकड़ों से फायदे की उदाहरण 1971 में हुई जनगणना से लेते हैं कि किस तरह इस वर्ग को जनगणना में बढ़ी हुई गिनती का फायदा हुआ है। 1 जनवरी 1974 तक पंजाब विधानसभा की कुल सीटें 104 थी, जिनमें से 23 सीटें अनुसूचित जाति के लिए रखी थी और 1978 की जनगणना में आंकड़े आने के बाद विधानसभा की कुल सीटें की गिनती बढ़कर 117 हो गई और अनुसूचित जातियों के वर्ग की सीटों की गिनती 23 से बढ़कर 29 हो गई। भाव की बढ़ी हुई 13 सीटों में से 6 सीटें जो लगभग आधी हाफ बनती हैं इस वर्ग को मिली। 23 से 29 हो गई, 13 बढ़ी थी, 6 SC को मिली, अनुसूचित जातियों को मिली, तो आधी सीटें इनको मिल गई। इस प्रकार 2001 की जनगणना के आधार से पंजाब विधानसभा में अनुसूचित जातियों के लिए 117 सीटों में 29 से बढ़कर 34 सीटें हो गई हैं और पंजाब की कुल 13 लोकसभा सीटों में 3 से बढ़कर 4 सीटें हो गई हैं। जिनको ये बात का नहीं पता वो ये बात समझ लें कि हमारे MLA की सीटों जो पंजाब में 117 हैं उनमें अनुसूचित जाति को 34 सीटें आरक्षित मिलती हैं, जहाँ से 34 MLA हमारे ऐसी समाज के ही जाने होते हैं और लोकसभा में 4 सीटें हमें ही मिलती हैं अनुसूचित जाति को, SC को। ये हमारी जनगणना, हमारी जो काउंटिंग है इस देश में, उसके अनुसार हमको मिलती हैं। और अगर हम अपनी काउंटिंग को बढ़ा लें और अपना जो धर्म है वो SC में ही लिखवा लें तो हमको बहुत लाभ हो सकता है, हम सीधे ही सत्ता परिवर्तन कर सकते हैं। चलो उसके बाद आगे पढ़ते हैं। अनुसूचित जातियों के लोगों द्वारा तकनीकी उपबंध के मुताबिक जनगणना करवाने के फायदे। अभी फायदे देखते हैं। इस लिखत का मकसद किसी व्यक्ति को खास धर्म का मानना अथवा जनगणना में लिखवाने का नहीं है। इस लिखत का मकसद सिर्फ ये बताना है कि मनोवादी लोग अनुसूचित जाति के लोगों का तकनीकी दाव पेच करके कोई नुकसान न कर सके। अगर अनुसूचित जाति के लोग अपने सही आबादी की गिनती जनगणना में करवा लें तो संवैधानिक उपबंधों के मुताबिक शायद लोकसभा में अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति वर्ग के मेंबरों की गिनती बढ़ने के कारण इस बार के मेंबर केंद्र की सरकार के ऊपर दबाव बनाने में कामयाब हो जाएं और इस समाज के विरोध में किए जा रहे फैसलों को रोक सकें। और ये भी हो सकता है कि कोई राज्यों में अनुसूचित जाति के विधानसभा मेंबरों की गिनती बहुमत से ज़्यादा हो, जैसे संविधान में खास उपबंध और 2004 के डिलिमिटेशन आर्डर लागू होने के बाद अनुसूचित जनजाति ST के नीचे लिखे अनुसार पहले 4 राज्यों में है। देखते हैं कि क्या है पहले 4 राज्यों में। देखते हैं राज्य विधानसभा की कुल सीटें, विधानसभा में अनुसूचित जनजाति के लिए राखवी सीटें। देखो अरुणाचल प्रदेश में विधानसभा की कुल सीटें 60 हैं और 59 हैं राखवी सीटें। और हम देखते हैं कि मेघालय में
60 सीटें विधानसभा की टोटल हैं और उसमें से 55 अनुसूचित जनजाति के लिए राखवी रखी गई हैं। मिजोरम में 40 सीटें विधानसभा की हैं और 39 सीटें अनुसूचित जनजाति के लिए राखवी रखी गई हैं। नागालैंड में सिर्फ नागालैंड में 60 सीटें हैं और 59 सीटें राखवी रखी गई हैं और त्रिपुरा में 60 सीटें हैं और 30 अनुसूचित जाति के और जनजाति के लोगों के लिए राखवी रखी गई हैं। तो पूरी 100% के लगभग क्लियर हो गई, 50 से तो ज़्यादा ही है। तो इस तरह हमको ये लाभ हो सकता है। अभी देखते हैं 42वें संवैधानिक शोध का SC/ST वर्ग को नुकसान। जो 42वें संवैधानिक शोध हुई उसका क्या नुकसान हुआ? संसद के द्वारा लागू की गई 42वें संवैधानिक शोध का अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति को बड़े पैमाने से नुकसान हुआ है, क्योंकि पंजाब में अनुसूचित जनजाति के लोग नहीं हैं। इसलिए अनुसूचित जाति वर्ग को हो रहे नुकसान को हम नीचे लिखे आंकड़ों से समझ सकते हैं। जनगणना का साल, हर 10 साल बाद जनगणना होती है, तो 1981, 1991, 2001 और 2011 ये 4 साल का 4 बार की जनगणना का हम रिकॉर्ड लेते हैं। पंजाब की कुल गिनती कितनी है? 1981 में 1,67,83,915 1981 में थी। 1991 में पंजाब की कुल गिनती हो गई 2,02,81,969। 2001 में 2,43,58,999 और 2011 में पंजाब की जनसंख्या हो गई 2,70,43,338। तो पंजाब में अनुसूचित जातियों की गिनती, अभी अनुसूचित जातियों की गिनती कितनी हो गई? 1981 में 45,11,703। 1991 में 57,42,528। 2001 में 70,28,723 और 2011 में 88,60,179। ऐसे ही पंजाब में अनुसूचित जातियों की आबादी प्रतिशत में, तो अनुसूचित जातियों की आबादी प्रतिशत में कितनी आई? 1981 में 26.88%, 1991 में 28.31%, 2001 में 28.85% और 2011 में 31.93% जो प्रतिशत में जनसंख्या बढ़ी। पंजाब विधानसभा में अनुसूचित जातियों के लिए कितनी सीटें राखवी होनी चाहिए? तो इसके अनुसार कितनी सीटें राखवी होनी चाहिए? 1981 में 117 थी, उसमें से 31 चाहिए थी, पर हमको अनुसूचित जाति के लोगों को 29 मिली। 1991 में 33 चाहिए थी और 29 मिली। 2001 में 34 चाहिए थी और 34 ही मिल गई। 2001 में 34 चाहिए थी और 34 ही मिल गई 117 में से। और 2011 में हमको 37 चाहिए थी, 37 चाहिए थी, पर 34 मिली हैं। तो अभी हमारी 37 हो सकती हैं। अनुसूचित जाति वर्ग को हो रहे उपरोक्त घाट के कारण अगर मौजूदा उपबंध रहें तो पंजाब में 2037 अथवा 2042 तक पड़ेगा और 2021 और 2031 की जनगणना में अगर इन वर्गों की गिनती बढ़ती है तो ये घाटा भी बड़े पैमाने पर होगा। इस प्रकार ये घाटा पूरे भारत में 2031 की जनगणना होने के बाद बने डिलिमिटेशन एक्ट और उस तहत जारी किए आर्डर के लागू होने तक पड़ेगा। SC वर्ग की ओर से हिंदू धर्म को किया जा रहा फायदा लाभ जनगणना द्वारा कह रहा के आंकड़ों के मुताबिक। अभी हम देखते हैं कि SC वर्ग जो है वो हिंदू धर्म को कितना फायदा करता है। हम तो कहते हैं कि हम हिंदुस्तान नहीं बनने देंगे, पर हमारे तरफ से उनका कितना फायदा हो रहा है हम इसके आंकड़े देखते हैं। तो क्या देखते हैं? पहला है राज्य कौन कौन से हैं भारत में? भारत, उत्तर प्रदेश, गुजरात। अभी देखते हैं कुल आबादी, SC आबादी और प्रतिशत, सिख धर्म, बुद्धिस्ट धर्म, सिख और बुद्धिस्ट धर्म और SC में लोग कितना फ़ायदा दिया है। अभी देखते हैं कि जैसे हमने संविधान में लिखा है कि एक अनुसूचित जाति का व्यक्ति हिंदू, सिख और बौद्धिज्म में हो सकता है, तो हम हिंदू तो नहीं हैं और सिख और बौद्धिस्ट हो सकते हैं। तो कितना लाभ मिला देखिए। भारत में जो जनसंख्या है वो है 1,21,08,56,977। 1 अरब 21 करोड़
8,54,977 और SC की आबादी और प्रतिशत है 20,13,78,372 SC की आबादी। इस भारत देश में SC की आबादी 20,13,78,372 जो कि 16.63% है। और सिख धर्म 2,08,33,116, बुद्धिस्ट धर्म 84,42,972। और सिख और बौद्धिस्ट लोगों की कुल आबादी कितनी है? अभी 4 और 5 को आपस में जोड़ा जाए तो कितना बनता है? 2 बन जाता है, हाँ, 2,92,76,088। अभी 7वां जो कॉलम है वो बहुत महत्वपूर्ण है। उसका इसमें है SC वर्ग के लोग जिन्होंने अपने आप को हिंदू लिखवाया और उनकी प्रतिशतता। अभी 3 में से 6 को माइनस कर दिया जाए तो क्या होता है? 17,21,02,284 जो कि 85.46% है। तो उत्तर प्रदेश में देखते हैं जनसंख्या 19,98,12,341। SC की जनसंख्या 4,13,57,608 2.69%। सिख धर्म की 6,43,500। बुद्धिस्ट धर्म की 2,06,285। सिख और बुद्धिस्ट लोगों की जनसंख्या टोटल 8,49,785। और नुकसान कितना? 4,05,07,823 97.94%। और गुजरात में 6,04,39,692। SC की आबादी 40,74,447 6.74%। सिख धर्म की 58,246। बुद्धिस्ट धर्म की गुजरात में जनसंख्या 30,483। और सिख और बौद्धिस्ट गुजरात में 88,729। और SC की जनसंख्या इतनी है और इसमें से 39,85,718 वो सभी हिंदू में गए, क्योंकि सिख और बौद्ध की जनसंख्या 88,729 है और SC की जनसंख्या 40,74,447 है, तो 39,85,718 वो हिंदू में चले गए। तो इतना बड़ा नुकसान हमें हो गया। अगर सिख और बौद्ध धर्म लिखवाने वाले सभी लोगों को हम अनुसूचित जाति के लोग भी मान लें, अगर सिख और बौद्ध धर्म लिखवाने वाले सभी लोगों को हम अनुसूचित जाति के लोग भी मान लें, चाहे कि सिखों में बड़े पैमाने में कई लोग जनरल वर्ग में के लोग भी हैं और बुद्धिस्ट लोगों में अनुसूचित जाति को जनजाति और पिछड़े वर्ग के लोग भी हैं, फिर भी उपरोक्त आंकड़ों से ये पता लगता है कि अनुसूचित जाति के 85.46% से लोगों ने अपने आप को 2011 की जनगणना के दौरान हिंदू लिखवाया था। यही बर्तारा पूरे भारत में सभी राज्यों और केंद्रीय शासित प्रदेशों में दोहराया जा रहा है। इस बात को समझे। अगर सिख और बौद्ध धर्म लिखवाने वाले सभी लोगों को हम अनुसूचित जाति के लोग भी मान लें, चाहे कि सिखों में बड़े पैमाने से कई लोग जनरल वर्ग के लोग भी हैं, अपने को जनरल वर्ग में मानते हैं, और बुद्धिस्ट लोगों में अनुसूचित जाति जनजाति और पिछड़े वर्ग के लोग हैं, फिर भी उपरोक्त आंकड़ों से ये पता लगता है कि अनुसूचित जाति के 85.46% लोगों ने अपने आप को 2011 की जनगणना के दौरान हिंदू लिखवाया था। यही बर्तारा पूरे भारत देश में सभी राज्यों और केंद्रीय शासित प्रदेशों में दोहराया जा रहा है। जनगणना के समय हिंदू धर्म लिखवाने के नुकसान, अभी हम देखते हैं कि हमको नुकसान क्या होता है। जनगणना के समय हिंदू धर्म लिखवाने का क्या नुकसान होता है। जहां ये ध्यान में रखना चाहिए कि अगर भारत में उपरोक्त बर्तारा जारी रहा तो संविधान विरोधी और एक खास धर्म हितैषी ताकतें इस देश को हिंदू राष्ट्र बनाने की तरफ बढ़ सकती हैं। अगर जाने अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति और पिछड़े वर्ग OBC ने अपने आप को हिंदू रखवाना ना छोड़ा और उनकी गिनती में बढ़ोतरी जारी रखी, क्योंकि दुनिया के जिन देशों ने अपने देश को एक धर्म का देश घोषित कर दिया है, वहाँ उसी धर्म की गिनती 100% नहीं होती होगी। जिस तरह की बहरीन देश में 70% और मलेशिया में 61.3% मुस्लिम जनसंख्या होने के कारण वे इस्लामिक देश बन गए हैं। संविधान विरोधी ताकतें इन बातों का हवाला देकर इस
देश को हिंदू राष्ट्र घोषित कर सकती हैं। 2020 की शुरुआत में भारत को हिंदू राष्ट्र घोषित करने के संबंध में मनुवादी लोगों की एक नाकाम कोशिश से ये समझ सकते हैं, क्या समझ सकते हैं, नमा नाम के व्यक्ति ने नमा बनाम भारत सरकार सिविल रिट पिटीशन नंबर 422 साल 2020 मान्य सुप्रीम कोर्ट में दायर की थी, जिसमें इस देश को हिंदुस्तान बनाने के संबंध में भारत सरकार को दृढ़ बनाया गया था। और इस रिट के साथ लगाए कागजात में उत्तर प्रदेश के मौजूदा मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की तरफ से 2014 में बनाया गया बिल, जिसका नंबर 121 था, साथ में नथी था, जो योगी आदित्यनाथ की तरफ से तिथि 13/3/2015 को लोकसभा में इस देश का नाम हिंदुस्तान करने के लिए पेश किया गया था, जो कि बाद में लोकसभा में न विचारे जाने के कारण समाप्त हो गया था। इससे पहले तिथि 5 मार्च 2010 को भी योगी आदित्यनाथ की तरफ से इस देश का नाम हिंदुस्तान करने के लिए लोकसभा में बिल नंबर 99 साल 2009 में पेश किया जा चुका है, और जो 2014 के बिल की तरह समाप्त हो चुका है। कहने का मतलब है कि योगी आदित्यनाथ 2 बार भारत का नाम हिंदुस्तान बनाने के लिए बिल लगा चुका है। भारतीय संविधान के निर्माता बोधिसत्व बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर जी ने इस देश के लोगों को कहा था कि हिंदू राष्ट्र कभी भी और किसी भी कीमत पर नहीं बनना चाहिए। बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर ने क्या कहा था कि हिंदू राष्ट्र कभी भी और किसी भी कीमत पर नहीं बनना चाहिए। इस देश को हिंदू राष्ट्र बनने से रोकने के लिए पहले SC ST और पिछड़े वर्ग को अपने आप को हिंदू लिखवाना बंद करना पड़ेगा, ताकि इस बात का फायदा मनुवादी लोग ना ले सकें। अगर सिर्फ अनुसूचित जाति के लोग ही अपने आप को हिंदू छोड़ के बाकी 2 धर्मों में से कोई एक धर्म लिखवाते हैं, अगर सिर्फ अनुसूचित जाति के लोग ही अपने आप को हिंदू छोड़ के बाकी 2 धर्मों में से कोई एक धर्म लिखवाते हैं, तो हिंदू की आबादी को भी 79% से कम करके 65.58 पर ले जा सकते हैं। जिन अनुसूचित जाति के लोगों ने अपने आप को जाने अनजाने में ईसाई, मुस्लिम, जैन और अदर धर्म अथवा कोई भी धर्म नहीं में लिखवाया था, उनकी गिनती अभी तक नहीं हुई है। अगर वह भी अपनी तरफ से तकनीकी तौर के कारण की गलती को सुधार लें तो अनुसूचित जाति के लोगों की गिनती का आंकड़ा और भी ज़्यादा हो सकता है। अगर इस जनगणना में वह गलती करेंगे तो वह गैर संवैधानिक काम तो कर ही रहे हैं, साथ ही साथ अनुसूचित जाति का भी नुकसान कर रहे हैं, और जिसके लिए उनके खिलाफ कानूनी कार्रवाई भी अमल में आ सकती है। जनगणना के दौरान अनुसूचित जाति के लोगों की तरफ से आद धर्म, रविदासिया धर्म, ईसाई धर्म, मुस्लिम, जैन और धर्म अथवा कोई भी धर्म नहीं लिखवाने का नुकसान। जनगणना के दौरान अनुसूचित जाति के लोगों की तरफ से आद धर्म, रविदासिया धर्म, ईसाई धर्म, मुस्लिम धर्म, जैन धर्म और धर्म अथवा कोई भी धर्म न लिखवाने का क्या नुकसान होता है। अनुसूचित जाति के लोगों को आने वाली जनगणना में अपना धर्म, आद धर्म, रविदासिया धर्म, ईसाई धर्म, मुस्लिम धर्म, कोई धर्म नहीं या कोई और धर्म लिखवाने के लिए कई धार्मिक डेरों और उनके श्रद्धालुओं की तरफ से गुमराह किया जा रहा है। अगर अनुसूचित जाति के लोगों की नासमझी में इस तरह किया तो इसका इस वर्ग को बहुत बड़ा नुकसान होगा, क्योंकि अनुसूचित जाति के लोगों की तरफ से इन धर्मों में अपने आप को लिखवाने से संवैधानिक उपबंधों के चलते अनुसूचित जाति में नहीं होती, भाव की अनुसूचित जाति की गिनती कम हो जाती है और उपरोक्त लिखे अनुसार इस वर्ग को बहुत बड़ा घाटा पड़ेगा। अगर अनुसूचित जाति के लोगों ने इस तरह किया तो बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर जी के मन में जो शंका थी कि ऐ मेरे समाज के लोगों, मेरे कारवां को पीछे मत जाने देना, जिसको मैंने बड़ी मुश्किल से जहाँ तक पहुँचाया है। बाबा साहब की शंका थी कि मेरे समाज के लोगों, मेरे कारवां को पीछे मत जाने देना, जिसको मैंने बड़ी मुश्किल से जहाँ तक पहुँचाया है, उसकी तरफ बढ़ाया हुआ कदम होगा और बाबा साहब के कारवां को पीछे धकेलने का काम आपकी तरफ से मजबूत होता रहेगा। अनुसूचित जाति के लोग, जो अनुसूचित जाति के लोग ईसाई, मुस्लिम अथवा और धर्म के पक्के तौर पर अपना चुके हैं, वह अनुसूचित जाति से होने वाले फ़ायदे नहीं लेते हैं और ना ही वह लेना चाहते हैं। इस बात पर भी ध्यान देना चाहिए कि जो लोग अपने को ईसाई, मुस्लिम अथवा कोई और पक्का धर्म मानते हैं, वह अनुसूचित जाति का फ़ायदा नहीं लेते और ना ही वह लेना चाहते हैं। पर जो शेड्यूल कास्ट के लोग हैं, वे अपना धर्म भी और लगाते हैं और अपना जो SC को फ़ायदे मिलते हैं वह भी लेते हैं, वो गैर संवैधानिक होता है। तो वह जो धर्म लिखवाना चाहते हैं लिखवा सकते हैं। ईसाई, मुस्लिम जो SC के फ़ायदे नहीं लेना चाहते, वह अपना कोई भी धर्म लिखवा सकते हैं, पर जो SC के फ़ायदे लेना चाहते हैं
वह अपना धर्म इन 3 धर्मों में से ही लिखवाएं। तो वह जो धर्म लिखवाना चाहते हैं लिखवा सकते हैं, पर अगर वह अनुसूचित जाति को होने वाले लाभ लेते हैं और अपना धर्म इन 3 धर्मों के अलावा लिखते हैं तो यह बिल्कुल गैर संवैधानिक और गैर कानून के अनुसार जुर्म है। जनगणना के दौरान रविदासिया धर्म लिखने वालों ने हिंदू धर्म की गिनती में की बढ़ोतरी। देखिए, जनगणना के दौरान रविदासिया धर्म लिखने वालों ने हिंदू धर्म में की बढ़ोतरी। जनगणना 2011 में भारत की एक खास जात के लोगों ने कई धार्मिक डेरों की तरफ से अपना धर्म रविदासिया लिखवाने के लिए प्रेरा गया है, जबकि रविदासिया धर्म लिखवाने वालों ने सिर्फ हिंदू धर्म का ही फायदा किया है, क्योंकि इन धर्मों ने रविदासिया धर्म को हिंदू धर्म का एक फिरका संप्रदाय माना है और अपनी गिनती हिंदू धर्म में करवाई है। 2011 में हिंदू धर्म के 19 फिरके संप्रदाय थे, जिनकी गिनती 32,86,620 थी, जिनकी गिनती और कोड नंबर नीचे लिखे अनुसार है। रिकॉर्ड के अनुसार फिरके संप्रदाय, कोड नंबर, गिनती। अलख महिमा, उसका कोड है 101,000, उनकी गिनती है 3,279। आनंद मार्गी 102,000, उनकी गिनती है 174। अनुकूल ठाकुर, इनका कोड नंबर है 103,000, इनकी गिनती है जनसंख्या 805। वैरागी, इनका कोड नंबर है 107,000 और इनकी गिनती है 496। वैष्णव 108,000 कोड नंबर है और गिनती है 11,173। वाल्मीकि, इनका कोड नंबर है 109,000 और इनकी गिनती जनसंख्या है 12,680। बथाऊ, इनका कोड है 114,000 और इनकी जनसंख्या है 2,45,953। ब्रह्म कुमार, इनका कोड है 111,000 और इनकी काउंटिंग है 199। घासीदास सतनाम, इनका कोड है 114,000, इनकी जनसंख्या है 1,01,740। कबीरपंथी, इनका कोड नंबर है 115,000 और इनकी जनसंख्या है 5361, 5,361। लिंगात, इनका कोड नंबर है 116,000 और इनकी जनसंख्या है 26,63,229। मितई, इनका कोड नंबर है 117,000 और इनकी जनसंख्या है 41,673। प्रणामी, इनका कोड नंबर है 119,000, इनकी जनसंख्या है 424। रविदासिया, इनका कोड नंबर है 12,000 और इनकी जनसंख्या 88,650। सनातन धर्म, इनका कोड नंबर है 121,000, इनकी जनसंख्या 98,382। स्वामी नारायण, इनका कोड नंबर है 124,000 और इनकी जनसंख्या है 643। विश्वकर्मी, इनका कोड है 125,000 और इनकी जनसंख्या है 10,357। नाथपंथी, इनका जो कोड है 126,000, उनकी जनसंख्या है 1,116। और साईं, इनका जो कोड है 134,000 और इनकी जनसंख्या है 285। इस तरह टोटल होता है 32,86,620। इस प्रकार मुस्लिम धर्म के 5, ईसाइयों के 9, सिखों का 1, बुद्धिस्टों के 3 और जैनियों के 4 फिरके संप्रदाय 2011 की जनगणना मुताबिक दर्ज हुए हैं। इस लिखित का उद्देश्य किसी की धार्मिक भावना को ठेस पहुंचाना नहीं है और ना ही किसी व्यक्ति को, चाहे वह अनुसूचित जाति का हो अथवा किसी और वर्ग का, जो किसी डेरे को मानता है, उसको किसी खास धर्म, डेरों अथवा किसी को गुरु मानने, पूजने से रोकने अथवा डराने से नहीं है और ना ही किसी खास धर्म को मानने के लिए मजबूर करने का है, क्योंकि इस देश का संविधान हर इंसान को धार्मिक आज़ादी देता है। इस लिखित का मतलब सिर्फ अनुसूचित जाति के लोगों को कानूनी पाबंदियों से वाकिफ करना है कि इस वर्ग के लोगों के लिए 3 धर्मों में किसी एक धर्म को चुनना लाजमी है। अगर अनुसूचित जाति के लोग इन 3 धर्मों के अलावा कोई धर्म जनगणना में लिखवाना चाहते हैं तो पहले उस धर्म को संविधान अनुसूचित जाति आर्डर में दर्ज करवाना पड़ेगा, ताकि अनुसूचित जाति के लोगों के अधिकार के ऊपर कोई असर ना पड़ सके। अगर अनुसूचित जाति के लोगों को किसी धार्मिक संस्था, डेरों अथवा इंसान की तरह
से गुमराह किया गया। अगर उस जाति के लोगों को किसी धार्मिक संस्था, डेरों अथवा इंसान की तरफ से गुमराह किया गया हो और जनगणना के दौरान दर्ज उपबंधों से उल्टी चलने की सलाह दी गई हो और इस तरह करने से इस वर्ग के लोगों को बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर जी के द्वारा दिए जा रहे अधिकारों से वंचित होना पड़ा, तो उसके जिम्मेदार गुमराह करने वाले धार्मिक संस्थाएं के लोग, डेरे और गुमराह हुए लोग स्वयं खुद होंगे। बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर जी ने उच्च दर्जे की पढ़ाई की थी और ज्ञान प्राप्त करके अपनी सारी जिंदगी संघर्ष करने के बाद आप दबे कुचले लोगों को मनुष्य अधिकार दिलवाए थे, जिनको बचाना इस वर्ग के लोगों के हाथों में है। अगर उपरोक्त लिखे के मुताबिक कोई इस तरह की गलती दोबारा करता है तो आने वाले हमारे बच्चे, आने वाली हमारी पीढ़ियां इस तरह के लोगों को कभी भी माफ़ नहीं करेंगी, क्योंकि उनके सभी अधिकार खत्म हो जाएंगे जो शेड्यूल कास्ट अनुसूचित जाति के लोगों को अभी मिल रहे हैं, क्योंकि उनकी जनसंख्या भारत देश से हौली हौली खत्म हो जाएंगी। जनगणना में अपना धर्म कौन सा लिखवाना चाहिए, ये बहुत बड़ा प्रश्न है। हमको जानना चाहिए कि हम 3 धर्मों की बात की है तो हमारा धर्म कौन सा होगा। अगर अनुसूचित जाति की बात की जाए तो उनके पास उपरोक्त लिखे अनुसार 3 धर्मों में एक धर्म लिखवाना जरूरी है, और अगर तीनों में चुनाव की बात की जाए तो ये जानना जरूरी है कि इस वर्ग की हिंदुओं से अलग होंद साबित करके भारतीय संविधान के निर्माता बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर जी ने अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति के लोगों को मनुष्य अधिकार दिलवाए थे। यह समझना बहुत जरूरी है कि बाबा साहब ने हिंदुओं से अलग होकर हमको ये अधिकार दिलवाए थे, तो हिंदू तो हम कभी हो ही नहीं सकते। और हिंदू धर्म के कारण ही अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति के लोगों को सदियों तक शोषण होता रहा है। और हिंदू धर्म असमानता के सिद्धांत के ऊपर खड़ा होने के कारण अनुसूचित जाति के लोगों के द्वारा किसी भी कीमत पर जनगणना में अपना धर्म हिंदू नहीं लिखवाना चाहिए और ना ही इसका फिरका संप्रदाय का हिस्सा बनना चाहिए। ये बात बहुत ही बड़ी है और समझने योग्य है कि जो हमारे एससी के लोग हैं वे अपना कभी भी हिंदू धर्म ना लिखवाएं और हिंदू धर्म के जो फिरका संप्रदाय का हिस्सा भी ना बने, क्योंकि हिंदू धर्म ने ही हमें सदियों सदियों तक गुलाम बनाया हुआ है। और हम नहीं चाहते कि भारत का नाम हिंदुस्तान बन जाए, भारत हिंदुस्तान बन जाए और हम फिर शूद्र और अति शूद्र बन जाए। इसलिए हिंदू तो हम कभी भी नहीं हो सकते। बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर जी ने अपनी सारी ज़िंदगी अलग अलग धर्मों को पढ़ने के बाद समानता, स्वतंत्रता और भाईचारा सिखाने वाले बौद्ध धर्म को माना। बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर जी ने अपनी सारी ज़िंदगी अलग अलग धर्मों को पढ़ने के बाद समानता, स्वतंत्रता और भाईचारा सिखाने वाले बौद्ध धर्म को 14 अक्टूबर 1956 को अशोका विजयदशमी के दिन नागपुर की धरती में लाखों लोगों के साथ बौद्ध दीक्षा ली थी। बाबा साहब ने खुद बौद्ध दीक्षा ली थी 14 अक्टूबर 1956 को। इसलिए अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति, पिछड़ी श्रेणी के लोगों को अपने आप को बुद्धिस्ट लिखवाने में कोई झिझक महसूस नहीं होनी चाहिए। अगर हम बाबा साहब के अनुयायी हैं, बाबा साहब के संविधान ने हमको अधिकार दिए हैं, तो हमें उनकी बात मान लेनी चाहिए। अगर उन्होंने बौद्ध दीक्षा ली थी, हमें भी बौद्ध दीक्षा लेकर अपने आप को बुद्धिस्ट बनाना चाहिए, क्योंकि बाबा साहब ही हमारे मसीहा हैं। संविधान अनुसूचित जाति आर्डर के मुताबिक अनुसूचित जाति वर्ग के 2 और धर्मों के साथ साथ बुद्धिस्ट भी माना गया है। संविधान अनुसूचित जाति आर्डर के मुताबिक अनुसूचित जाति वर्ग को 2 और धर्मों के साथ साथ बुद्धिस्ट भी माना गया है। इस वर्ग के लोगों को बुद्धिस्ट लिखवाते समय यह साबित करने की जरूरत नहीं है कि उनके द्वारा बौद्ध धर्म की दीक्षा ली है अथवा नहीं ली है। बुद्धिस्ट लिखवाने में अनुसूचित जाति वर्ग को कोई भी कानूनी अड़चन नहीं आएगी। संवैधानिक उपबंधों को ध्यान में रखकर अनुसूचित जाति के लोगों को अपना धर्म बुद्धिस्ट लिखवा लेना चाहिए, चाहे वह किसी भी फिरके, संप्रदाय, भाव, सेक्ट, बिलीफ धर्म को मानते हों। किसी भी धर्म को चाहे वह मानते, और वह जनगणना में अपना धर्म बुद्ध धर्म ही लिखवाएं। सिर्फ जनगणना में इस वर्ग को होने वाले नुकसान से बचने के लिए बुद्धिस्ट लिखवाना और अपने रोज के कामों में उसी तरीके अपना जीवन व्यतीत करें जैसे पहले करते थे। सिर्फ अपना जो धर्म है वो बुद्धिस्ट लिखाएं और अपना जैसे काम करते हैं वैसे करते रहें। आपको जो लाभ एससी के हैं वो मिलते रहेंगे। सिर्फ दुश्मन की चाल को नाकाम करने के लिए बुद्धिस्ट लिखवाएं, ये बात ध्यान में रखें। सिर्फ जो मनोवादी सरकारें हैं उनकी चालों को नाकाम करने के लिए अपने आप को बुद्धिस्ट लिखाएं, हिंदू के खाते में मत पड़ जाएं। इस लिखित का मकसद किसी को बुद्धिस्ट अथवा सिख बनाना नहीं है। मकसद सिर्फ कानूनी दाव पेचों में फंसाए अनुसूचित जाति के लोगों को रास्ता दिखाने का है। सिर्फ आपको आपके अधिकारों को सेव करने के लिए आपको ये रास्ता बताया जाता है कि आप अपने आप को
बुद्धिस्ट लिखवा लेंगे तो आपको आपके हक और अधिकार मिलते रहेंगे। आपको लोकसभा और विधानसभा में सीटें मिलती रहेंगी। पंचों से लेकर चेयरमैनी तक आपको आरक्षण मिलता रहेगा, जिसका का आप बेनिफिट लाभ ले सकते हैं और अपने आप को मजबूत कर सकते हैं। अभी जनगणना के समय ध्यान देने योग्य बातें हैं। जनगणना के समय हमको ज़्यादा ध्यान देने की क्या योग्य बातें हैं, उन पर ध्यान दें। अगर जनगणना कागज फार्म भर के की जाती है तो फार्म किसी भी रंग के पेन के साथ भरना जरूरी होता है, उसके साथ ही भरा जाए। किसी भी हालात में धर्म को कच्ची पेंसिल से ना भरा जाए ताकि जो फार्म भरने वाला अफसर उसकी जानकारी को बदल ना सके। अगर जनगणना मोबाइल से तथा इलेक्ट्रॉनिक तरीके से की जाती है तो उसके प्रति और भी ज़्यादा सावधानी होनी चाहिए, जैसे कि आपकी दी हो जानकारी सेव हुई या नहीं, क्रॉस चेक किया जा सकता हो तो चेक किया जाए। ये बात बहुत ध्यान से बनी कि अगर आपका फार्म जो कागज़ में भरा जाता है तो वो किसी पेन से भरा जाए, उसमें अपना धर्म जो लिखाना है अपने वो दे के लिखें, और कभी भी आपका फार्म कच्ची पेंसिल से ना भरा जाए ताकि जो ऑफिसर उसमें बाद में कोई चेंज कर सके। और अगर इलेक्ट्रॉनिक तरीके से हो तो ये ज़रूरी जानना है कि आपकी जानकारी सेव हो गई है, चेक हो गई है, तो ये जानना बहुत ज़रूरी है। जिस इंसान की जनगणना को जानकारी है, जिस इंसान को जनगणना की जानकारी हो, उसको समय अपने पास बिठाया जाए। आपके एरिया में जिस किसी को भी जनगणना की जानकारी है, आप जनगणना की जानकारी देते समय उस इंसान को अपने पास जरूर बिठाएं। अगर संभव हो तो गांव मोहल्लों में जनगणना के संबंधी अनाउंसमेंट करवाई जाए कि जनगणना में क्या क्या सावधान रखनी चाहिए, और जो जो आपको पता चल गया है वे अपने दूसरे साथियों को भी बताएं कि उनके साथ कभी धोखा ना हो जाए। एसडीएम और जिले के डीसी को मांग पत्र दिया जाना चाहिए कि फार्म भरने वाला कोई भी अफसर धर्म और कोई जानकारी अपनी मर्जी से ना भरे। ये भी ध्यान में रखें कि कोई भी अफसर आपका धर्म अपनी जानकारी के मुताबिक अपनी मर्जी से ना भर ले, आप उसको बताएं। एक परिवार में अलग अलग धर्मों को मानने वाले मेंबर भी हो सकते हैं। एक परिवार में अलग अलग धर्मों को मानने वाले मेंबर भी सकते हैं, इसलिए ये जरूरी नहीं है कि अगर परिवार के मुखी ने जो धर्म लिखवा लिया वह ही धर्म सभी मेंबरों को लिखवाना पड़ेगा। अगर कोई मेंबर अपना धर्म अपने मुखी अथवा परिवार से अलग लिखवाना चाहता है तो लिखवा सकता है। उस अफसर की भी ये जिम्मेदारी है कि वह परिवार के हर मेंबर से उसके धर्म की जानकारी मांगे, बशर्ते अनुसूचित जाति के लोग सिर्फ अपना धर्म 3 धर्मों में से ही लिखवा सकते हैं, हिंदू, सिख और बुद्धिस्ट। ये बात फिर ध्यान देने योग्य है कि अनुसूचित जाति के लोग, एससी के लोग सिर्फ अपना धर्म हिंदू, सिख और बुद्धिस्ट में से ही लिखवा सकते हैं। अनुसूचित जाति और जनजाति वर्ग को अपरोक्त लिखे मुताबिक धर्म लिखवाने के बाद अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति की गिनती बढ़ाने के लिए अपने आप को अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति के खाने में दर्ज करवाना लाजमी है, और उसके बाद जिस भी राज्य में आप रहते हो उसमें लागू हुई अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति की लिस्ट में अपनी जात लिखवाना भी लाजमी है। ये भी ध्यान रखने बात है कि अनुसूचित जनजाति की लिस्ट में अपनी जात लिखवाना भी लाजमी है। क्यों है? क्योंकि ये कानूनी पाबंदी है, ये यहाँ पर अभी कानूनी पाबंदी है। इसके बिना अनुसूचित जाति और जनजाति वर्ग की गिनती में बढ़ोतरी संभव नहीं होगी। ये बात भी ध्यान रखने योग्य है कि बुद्धिस्ट धर्म में जाति की कोई भी अहमियत नहीं है। बुद्धिस्ट धर्म जाति को नहीं मानता, पर जब तक अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति वर्ग के लोग अपने मुताबिक जरूरी कानून नहीं बना लेते, तब तक मनुवादी सरकारों की तरफ से बनाए गए कानूनों को समझ के जनगणना में कोई भी गलती नहीं करनी चाहिए और सोच समझ कर फैसला करना चाहिए। जब तक हमारे बुद्धिस्ट लोगों की सरकारें नहीं बन जाती तब तक हमने अपने को बुद्धिस्ट तो लिखवाना है, प्लस साथ में जात लिखानी जरूरी है। ये कानूनी पाबंदी है हम पर, तभी वह हमको एससी का मानेंगे, शेड्यूल कास्ट का मानेंगे, नहीं तो हमारा हक खोलेंगे। सो नोट, अपरोक्त लिखे आंकड़े और कानूनों की ज़्यादा जानकारी के लिए भारतीय इलेक्शन कमीशन, रजिस्ट्रार और सेंसस विभाग भारत की वेबसाइट आपके लिए सहायक होगी। ये जानकारी आपको तैयार करवा के दी गई है पता करके। अगर इसमें कुछ गलत हो तो सॉरी, माफ़ी चाहते हैं। अगर किसी को इसमें कोई परेशानी प्रॉब्लम आई हो, किसी के हार्ट को टच की हो और उसको दुख हुआ हो तो तहे दिल से उनसे माफ़ी मांगते हैं, क्योंकि हमारा काम, हमारा ये दस्तावेज बनाने का मैटर जो किसी को दुख देना नहीं था। सो सब से मैं माफ़ी मांगता हूँ जिसको भी मेरी तरफ से कोई प्रॉब्लम आई हो
मेरी इन बातों से किसी को दुख लगा हो या कोई बात समझ नहीं आई हो या कुछ गलत बोल दी हो तो प्लीज़ सॉरी करना, माफ़ करना। जय भीम, जय भारत, नमो बुद्धाय। आपका अपना राजकुमार, पंजाब से, जिला जलंधर से। जय भीम, जय भारत।